हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आ जाइए सब लोग, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। डाउनलोड कर दीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को। आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट मिलते हैं, फ्री पीडीएफ मिलते हैं, फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। काउंसलिंग सेशन आपके लिए यहाँ पर टाइम टू टाइम कंडक्ट हो रहे हैं। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आप लोगों के लिए चालू है। जेआरएफ अड्डा बैच आपके लिए चालू है, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए ये है बेटा, ये आपका मैराथन शेड्यूल है। फ्री बैचेस के लिए मैराथन शेड्यूल है, जो क्लासेस आपकी जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, 18th में 12 बजे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट का मैराथन होगा। 25 में 12 बजे आपका 4 5 6 यूनिट का मैराथन होगा। 1 जून आपका पीवाईक्यू का महा मैराथन होगा। 8 जून पीवाईक्यू महा मैराथन होगा 2 घंटे का। और 2024 के सवाल आपके 15 जून को 12 बजे से महा मैराथन होगा 2 घंटे में 100 सवाल। इसको भी आप देख सकते हैं। ये सारा आपका स्केड्यूल आपके लिए तैयार कर दिया गया है। मैं रेडी हूं, आप लोग रेडी हैं कि नहीं हैं? रिमाइंडर सेट कर लीजिए, कैलेंडर में लिख लीजिए और रेडी रहिए। ठीक, चलिए आज का टॉपिक है, देखिए 2023 में दिसंबर में ये पूछा जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन था पेपर का। सबसे पहला क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजरल ग्रिड थ्योरी जो है, मैनेजरल ग्रिड थ्योरी 1964 रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउंटेन की थ्योरी है। इसको रीनेम किया गया एज ए लीडरशिप ग्रिड थ्योरी। 1991 में इसको रीनेम किया गया। अगेन ये थ्योरी ब्लेक और माउंटेन की ही खिलाती है। मैनेजरल ग्रिड थ्योरी है इसका नाम। ठीक है, यहां से जो है आपका सवाल बना और थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी मैं, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको समझ में आए। देखो सिंपल सी बात है, मैनेजरल ग्रिड थ्योरी में ना, मैनेजरल ग्रिड थ्योरी में 5 टाइप के लीडरशिप स्टाइल है। 5 टाइप के लीडरशिप स्टाइल है। ठीक है, कि लीडर्स जो है किस किस प्रकार के होते हैं वही, या फिर लीडरशिप स्टाइल जो है आपके नेतृत्व के स्टाइल है वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखो एक स्केल है, एक स्केल दिया है इस ग्रिड थ्योरी के अंदर। ये स्केल है, इस स्केल के अंदर जैसे कि एक स्केल तो ये वाला दिया हुआ है जिसमें एक लो पॉइंट है एक हाई पॉइंट है। ऐसे ही एक स्केल ये वाला दिया हुआ है जिसमें एक लो पॉइंट है एक हाई पॉइंट है। ठीक है, ये 2 स्केल समझ में आए, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये जो स्केल है, ये जो स्केल है, अगर मैं इस स्केल की बात करूं, देखो इस स्केल की बात करूं तो ये है कंसर्न फॉर पीपल, यानी कि ये स्केल आपके लोगों के लिए बात करता है। ठीक है, जो कि लोगों के हित में काम कर रहे हैं जो लीडर्स, ये स्केल, ये वाला स्केल जो है उसके लिए बात करता है। और ये वाला स्केल ध्यान देता है प्रोडक्शन पर। ठीक है, इस साइड वाला स्केल है, जो नीचे वाला स्केल है, ये ध्यान दे रहा है प्रोडक्शन पे। तो ये 2 पैरामीटर्स जो है मैनेजरल ग्रिड थ्योरी या लीडरशिप ग्रिड थ्योरी के 2 पैरामीटर्स दिए हैं। एक पीपल पे ध्यान देना, एक प्रोडक्शन पे ध्यान देना। तो देखो ये आपका लो है, ये आपका हाई है। अब 5 लीडरशिप स्टाइल है। एक है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, एक है टीम मैनेजमेंट, एक है टास्क मैनेजमेंट, एक है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट और एक है आपका मिडिल रोड। ठीक है, अब इनको कैसे पता लगेंगे क्या है। देखो जो ये लो पार्ट है और ये हाई पार्ट है। जो इंसान लो है, जो ऐसा लीडर है जो पीपल के बारे में भी कम सोचता है और प्रोडक्शन के बारे में भी कम सोचता है, यानी कि जो यहां लाई करता है, जो स्केल के इस साइड जो लाई करते हैं ना, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के जो इस साइड लाई करते हैं, मतलब कि इस साइड लाई करते हैं, तो वो हमेशा लो स्कोर में गिने जाएंगे। किनके? प्रोडक्शन वाले लो स्कोर। ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए प्रोडक्शन का जो लो स्कोर है ना वो यहां पर होगा, प्रोडक्शन का जो यहां से स्केल चल रहा है, और प्रोडक्शन का हाई स्कोर होगा यहां पर। ऐसे ही कंसर्न फॉर पीपल, लोगों के लिए जो लो स्केल होगा वो होगा यहां से यहां तक, और हाई स्केल होगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, ये चीज समझ में आ रही होगी। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखें जो मैंने अभी बताया कि जो प्रोडक्शन का लो स्कोर है वो यहां से लेकर यहां तक होगा, और प्रोडक्शन का जो हाई स्कोर है वो यहां से लेकर यहां तक होगा। ऐसे ही पीपल का जो लो स्कोर है वो यहां से लेकर यहां तक होगा, पीपल का जो हाई स्कोर है वो यहां से लेकर यहां तक होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जो इंप्रोवाइज्ड है वो यहां पर लाई कर रहा है, एक तो इस साइड पे लाई कर रहा है क्योंकि उसका स्कोर है पीपल के मामले में 1, और ऐसे ही वो यहां पर भी लो स्कोर कर रहा है, लो स्कोर कर रहा है प्रोडक्शन के मामले में। तो जो इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप की कैटेगरी है ना, वो पीपल के लिए भी लो है
और प्रोडक्शन के लिए भी लो है, ये वो वाली कैटेगरी होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखो जो प्रोडक्शन में हाई है, प्रोडक्शन में हाई है टास्क, टास्क से ही समझ में आ रहा है कि भाई टास्क करेगा ये दबा के, है ना, तो ये है प्रोडक्शन में हाई। तो ये आ रहा है इसका स्केल 9 पर आ रहा है ये प्रोडक्शन में। लेकिन अगर पीपल की बात करें तो अभी भी ये यहां से नीचे ही है, ये मिडल वाला जो पाथ है ना, अभी ये यहां से नीचे ही है, तो इसलिए ये 1 ही माना जाएगा, 1 ही माना जाएगा ये। तो ये टास्क मैनेजमेंट है, वो लोगों के बारे में नहीं सोच रहा। ठीक है, इसलिए इसको नीचे की तरफ रखा हुआ है, मिडल से तो नीचे ही है ना ये। जो भी रेंज डिसाइड होगी मिडल की, ये देखो ये मिडल है, ये मिडल है, और ये इधर वाला मिडल है, यानी कि ये प्रोडक्शन का मिडल है, ये प्रोडक्शन का मिडल है, और ये है आपका पीपल का मिडल। पीपल के मिडल को ऐसे देखोगे और प्रोडक्शन के मिडल को ऐसे देखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो बोलो जो बच्चा क्लास में शुरू से है, जो बच्चा क्लास में शुरू से है यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है ये आपको समझाने के लिए, इसलिए बता रही हूं। ठीक है, तो पीपल का जो मिडल पॉइंट है उसमें जो 1 स्केल, 1 से लेकर 5 स्केल की साइड है, जो 1 से लेकर 5 स्केल की साइड है वो लो ही रहेगा, और जो 5 से 9 की साइड है वो हाई रहेगा, वो हाई रहेगा। ऐसे ही जो मिडल वाला मिडल स्केल है, जो 1 से लेकर 5 है वो लो रहेगा, और जो पीपल साइड में जो है हाई 5 से लेकर 9 है वो आपका मिडल रहेगा, वो आपका हाई रहेगा। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड वजह यू, आपका नाम आया, आप शुरू से ही वो क्लास में मैंने देखा आपको। ठीक है, तो ये हाई रहेगा। तो टास्क वाला आपको पता चल गया कि भाई जो टास्क कर रहा है वो 9 पे है, लेकिन वो अभी भी लो है, नीचे है, मतलब मिडल वाले में पीपल वाले से नीचे है, तो ये हो गया लो स्कोरर। लेकिन ये अगर मिडल वाले में, प्रोडक्शन वाले में इस साइड है, मतलब कि आपके हाई की साइड है, तो ये हो गया प्रोडक्शन में हाई। तो टास्क मैनेजमेंट सिंपल सी बात है, जो ऐसे लीडर होते हैं जो कि प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, लोगों की तरफ कम ध्यान देते हैं। ये इम्प्रोविज्ड वाले लीडर्स वो हो गए जो लोगों की तरफ कम ध्यान देते हैं और टास्क की तरफ भी कम ध्यान देते हैं, क्योंकि ये दोनों में ही इस वाली साइड है। मिडल वाले में भी ये लो की साइड खड़े हुए हैं, और प्रोडक्शन वाले में भी ये लो की साइड खड़े हुए हैं। ऐसे ही ऊपर देख लो। अब ऊपर देखो, मैंने आपको पहले ही बोला हाई की साइड, तो जो ऊपर वाला स्क्वायर है यानी कि कंट्री क्लब मैनेजमेंट, इसमें हाई में पीपल वाली साइड खड़े हुए हैं आपके मैनेजमेंट वाले, आपके कंट्री क्लब वाले। तो ये 9 जो स्कोर मिला है इनको पीपल के लिए मिला है, पीपल के लिए। लेकिन ये 1 क्यों मिला है? क्योंकि ये आपके प्रोडक्शन वाले में जो आपका मिडल वाला प्रोडक्शन है, मिडल से कम की साइड है, मतलब मिडल वाले रेंज से लो की साइड है। क्योंकि हम पहले ही देख रहे हैं मिडल में लो वाला पॉइंट कहां है, यहां पर, और लो वाले पॉइंट में कौन लाई कर रहा है? आपका कंट्री क्लब। तो ये लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन के बारे में कम सोच रहे हैं। तो पीपल के बारे में हाई सोच रहे हैं, प्रोडक्शन के बारे में कम सोच रहे हैं। ठीक है, टास्क वाले प्रोडक्शन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, पीपल के बारे में कम सोच रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट बचता है टीम मैनेजमेंट। पहली बात तो नाम से ही इजी समझ में आ गया, नाम से ही इजी हो गया कि टीम मैनेजमेंट मतलब पीपल के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और मैनेजमेंट भी आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन के बारे में भी ज्यादा सोच रहे हैं। पर समझने के लिए बता दूं, देखो आपका मिडल वाला, ये वाला जो मिडल पॉइंट है, ये वाला मिडल पॉइंट है हॉरिजॉन्टल वाला, ये आपका पीपल के लिए यूज करा है मैंने, पीपल के लिए यूज करा है। तो पीपल में ये वाली साइड हाई होगी, पीपल में ये वाली साइड हाई होगी। ठीक है, ठीक है, और ये वाली साइड लो होगी। सॉरी, पीपल में नहीं, प्रोडक्शन में, पीपल में नहीं, प्रोडक्शन में। ये देखो, ये मिडल वाली ना, मिडल वाली, मिडल वाली, ये है मिडल पॉइंट, ये है मिडल पॉइंट। ठीक है, तो जो मिडल पॉइंट पीपल का जो मिडल पॉइंट है हाई साइड, वो ऊपर लाई कर रहा है, ऊपर, मतलब पीपल का हाई जो है वो यहां होगा, और पीपल का लो जो है वो यहां होगा। ऐसे ही ये मिडल पॉइंट अगर देखोगे, ये वाला मिडल पॉइंट, ये वाला मिडल पॉइंट वाला देखोगे, तो यहां पर प्रोडक्शन की बात हो रही है। प्रोडक्शन में ये हाई होगा और ये लो होगा,
प्रोडक्शन में ये हाई होगा, ये लो होगा। तो देखो ये दोनों ही साइड हाई पर है, ये इधर वाले में भी हाई पर खड़ा हुआ है टीम मैनेजमेंट वाला, और इधर वाले में भी हाई पर खड़ा हुआ है, इधर वाली साइड भी हाई पे खड़ा हुआ है। तो ये टीम मैनेजमेंट जो है ये आपका प्रोडक्शन में भी हाई है और पीपल में भी हाई है, पीपल में भी हाई है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को? ये चीज आप समझें और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप समझें और आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस चीज पर ध्यान दें। ये टोटल आपको, और ये देखो अब जो मिडल वाला है, अब जो मिडल वाला है, एक लास्ट बचता है, बाकी तो मैंने आपको समझा दिए, अब एक लास्ट बचता है मिडल वाला। मिडल वाला ऑलरेडी मिड पे है, मिड पे पहले ही वो बीच में बिठा रखा है, पहले ही बीच में बिठा रखा है मिडल वाला। तो ये आपका मिडल वाला 5.5 पर, क्योंकि वो बीच में ही बैठा हुआ है, चूंकि बीच में ही बैठा हुआ है, तो 5.5 आपका मिडल वाले का स्कोर है। उसका आधा ध्यान पीपल में, आधा ध्यान उसका कहां पर है, लोगों में, सॉरी प्रोडक्शन में, ठीक है? समझ रहे हो? तो एक इसको ऐसे समझो, इसको एक बार फटाफट से समझा देती हूँ। ये आपकी मिडल लाइन जो है, ये वाली मिडल लाइन जो है, ये आपकी प्रोडक्शन की है, ठीक है? और ये वाली मिडिल लाइन जो है, अब रंग बिरंगा समझाती हूं, ये वाली मिडिल लाइन जो है ये आपकी पीपल की है, पीपल की। पीपल का हाई स्कोर यहां पर है, पीपल का लो स्कोर यहां पर है, ठीक है? प्रोडक्शन का देख रहे हो, प्रोडक्शन का हाई स्कोर यहां पर है, प्रोडक्शन का लो स्कोर यहां पर है। प्रोडक्शन की बात करी हूं, हरे वाले का प्रोडक्शन है, ऐसे देख लो, हरा वाला प्रोडक्शन है जो हरे वाले से बता रही हूं। और जो ये समझ लोगे ना मजे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा रही हूं। और ये आपका पीपल वाला है, ब्लू वाला आपका पीपल वाला है, ठीक है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो ये आपका कंट्री क्लब आपका लोगो पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, तभी उसका प्रोडक्शन देखो ये है। कंट्री क्लब आपका हाई रेंज पर है, हाई रेंज पे है, 9 पर आ रहा है, 9 पर। इसका मतलब वो लोगों पे ध्यान दे रहा है, लेकिन वो इस साइड जो है, इस साइड प्रोडक्शन वाली साइड, अगर ग्रीन से हम नापेंगे प्रोडक्शन वाली साइड तो लो पे ही रिलाई कर रहा है, लो पे। तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर कम ध्यान दे रहा है, ठीक है? सिंपल सा ही है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको थ्योरेटिकली अगर पढ़ेंगे, देखो इंप्रोवाइज्ड वो होता है जो प्रोडक्शन पे कम ध्यान देता है और लोगों पे भी कम ही ध्यान देता है। डायग्रामेटिक अगर सिर्फ सिंबल के रिप्रेजेंटेशन से समझाऊं तो ऐसे समझ लो, पीपल पे भी कम ध्यान दे रहा है और प्रोडक्शन पे भी कम ध्यान दे रहा है। कंट्री क्लब प्रोडक्शन पे कम ध्यान दे रहा है, लेकिन पीपल पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है? ये आपका हो गया इंप्रोवाइज्ड का, ये आपका हो गया कंट्री क्लब का। मिडल रोड वाले दोनों पे ही बराबर ध्यान दे रहे हैं, पीपल और प्रोडक्शन ये दोनों पे ही बराबर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? और टास्क मैनेजमेंट वाले, अब टास्क मैनेजमेंट वाले मैंने आपको पहले बताया है, टास्क वाले प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन पीपल पर कम ध्यान देंगे, क्योंकि भाई टास्क वाले हैं ये, ठीक है? और टीम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, टीम मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली टीम वर्क यहां पर ज्यादा है, टीम वर्क ज्यादा देखने को मिलेगा यहां पर। तो ये जो है आपके टीम वर्क वाले पीपल पे भी हाई रहेंगे, और लोगो प्रोडक्शन के मामले में भी ये इनका काम जो है हाई रहेगा, वो हाई रहेगा। तो ये मैंने आपको सिंबल के हिसाब से समझा दी है, सिंबल के हिसाब से। आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ये सिंबल के हिसाब से समझाया है आपको, ठीक है? ये आपको सिंबल के हिसाब से समझाया है। तो इसको आप एज इट इज अपनी नोटबुक में जो है ना, अपनी नोटबुक में यूं का यूं ज्यों का त्यों लिख लो, ठीक है? अगर समझ में आया हो अगर ये समझ में आया हो तो लाइक हो जाए एक बार और कमेंट हो जाए, ठीक है? ये सिंपल सा मैंने आपको मैनेजरल ग्रिड थ्योरी समझा दिया। ये क्वेश्चन आया था मैनेजरल ग्रिड थ्योरी से, और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि किसका क्या लेवल होता है और कौन किस पे ज्यादा ध्यान देता है, कोई प्रोडक्शन पे ध्यान देता है या कोई पीपल पे ध्यान देता है। क्या है आरटीआई एक्ट, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि आरटीआई क्या है।
ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है गवर्नेंस की रूट एक तरीके से बड़ी तेजी से स्थापित हो गई है, और इसी के लिए ही जो पीपल का राइट है वो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी पर्याप्त होना उनका हक है। और जो कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे पहले ये चीज चलाई थी कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी चीजें, जिस कंट्रीज में सबसे पहले ऑप्ट हुई थी, सबसे पहले स्वीडन 1766, इसको याद रखेंगे। फिनलैंड 1951, डेनमार्क 1970, फ्रांस 1970, थाईलैंड 1997, बल्गेरिया 2000 और यूनाइटेड किंगडम 2005। ये दो तो एटलीस्ट याद ही करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ इंडियन सिनेरियो में बात करते हैं आरटीआई एक्ट क्या था। तो देखो, अगर देखा जाए कि एक तरीके से सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं उनको कुछ अगर देखा जाए कि इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही थी, तरीके से उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी पब्लिक अथॉरिटी से, तो इसलिए पहले अगर देखा जाए वीक जो स्ट्रक्चर था आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में जो था, उसका एक वीक स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से आपका आरटीआई एक्ट जो है 2005 में लेकर आना पड़ा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और साथ ही साथ इसकी इंस्पिरेशन जो है वो मजदूर किसान शक्ति संगठन से मिली है राजस्थान के अंदर, जिन्होंने इनिशिएट किया था मिनिमम वेजेस अगेंस्ट रैम्पैट करप्शन, यानी कि करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट चलाई थी, जिसमें कि 85% ऑफ रूरल बजट जो है, देखो कुल मिलाकर 85% जो बजट सैलरी के बेसिस पर मिलना चाहिए था गांव के लोगों को, उनको वो नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से किसका जन्म हुआ, पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जन्म हुआ 1997 में जुलाई में, नेशनल कैंपेन किस हिसाब से, मतलब एज ए नेशनल कैंपेन ये इमरजेंस हुई 1995 में। लेकिन राजस्थान ने अपने जो उनकी जो विधानसभा थी या फिर उनकी जो असेंबली थी उसके अंदर जो है उन्होंने सीधा बोल दिया था कि यहाँ पर राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन जो है, देखो पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट हो गया, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, इन सब के लिए कहते ना बहुत अच्छे लेवल पर जो काम कर रहा था पहले से ही वो था आपका राजस्थान इंडिया के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ ऑल सिटीजन्स के पास राइट टू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन जून 15 2005 के अंदर ये एक्ट जो है सेंट्रल लेवल पर पास हुआ। सेंट्रल लेवल पर पास हुआ, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, और जो है ये आपका जो एक्ट है ये फोर्स में आया अक्टूबर 12 2005 को, ये फोर्स में आया है। दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, पीएचडी में भी पूछा जाता है और पीवाईक्यूज जो है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पूछे गए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन जो है इन्होंने पास, इनके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था और पास हुआ था लोकसभा में मई 11 2005 को, राज्यसभा में ये पास हो गया था मई 12 2005 को, यानी कि इसको असेंट जून 15 को मिल गया था और ये फोर्स में आया था 12 अक्टूबर को। ठीक है, इसके अंदर क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजन जिसके अंदर है, सिटीजन जिसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या क्या इंक्लूडेड है, आप ईमेल के द्वारा, फॉर्म रिकॉर्ड के द्वारा, यानी कि आपको अगर किसी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी चाहिए आप निकलवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं, ईमेल, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी चीज आपको चाहिए वो आप इसके अंदर निकलवा सकते हैं। स्कोप क्या है आरटीआई का, आरटीआई सभी डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को, सर्टिफाइड कॉपीज को कवर करता है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन की जानकारी आपको चाहिए होती है किसी भी गवर्नमेंटल मैटर पर। टाइम स्पेन क्या होता है, देखो आरटीआई अगर आपने आज आरटीआई जो है सबमिट कर दी, अब उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये आरटीआई की टाइम लिमिट है। ठीक है, अगर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है या किसी की आजादी से जुड़ा हुआ सवाल है तो 48 घंटों में जो है इमरजेंसी केसेस में जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पब्लिक अथॉरिटी ऑब्लिगेटरी है इसके अंदर, यानी कि बाइंडिंग है, देनी ही है इंफॉर्मेशन। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यह है कि इंफॉर्मेशन इज प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, यानी कि मुझे सपोजिटली मैं थर्ड पार्टी हूं, आपका किसी और के साथ कोई भी मैटर है, मैं बीच में से आप दोनों के हिसाब की, आप दोनों की इंफॉर्मेशन जो है आरटीआई की अर्जी लगाकर मांग रही हूं, तो मेरा कोई हक नहीं, यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। एपीलेट अथॉरिटी है यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो इसके अंदर जो है काफी रोल प्ले करती है इंफॉर्मेशन के आरटीआई एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। पेनल्टी भी है,
अगर मान लो एप्लीकेशन जो है टाइम लिमिट से ज्यादा हो गई है, ठीक है, यानी कि 30 दिन का टाइम लिमिट है या 48 घंटे का टाइम लिमिट है, जो भी है उससे ज्यादा हो गई तो पेनल्टी भी लगेगी, यानी कि 250 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी जो है लगती है। और जिसको एक्सीड कर सकते हैं, नॉट एक्सीड ₹25,000, मतलब 25,000 तक जो है वो जा सकती है। इसके बाद जो है इसके बाद एक्सीड नहीं हो सकती है। कि प्रोविजन क्या है आरटीआई के, देखो सेक्शन 4 आरटीआई का बोलता है सुओ मोटो डिस्क्लोजर, जो कि यानी कि पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर सुओ मोटो यानी कि एक्शन ले सकती है अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। सेक्शन 8 के अंदर एग्जेम्पशंस मेंशन है कि जो है फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, कहाँ जो है आरटीआई नहीं, किस किस सेक्टर में नहीं लग सकती है। सेक्शन 2 के अंदर प्रोवाइड करती है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स 1923, मतलब देखो कुल मिलाकर मिलिट्री या रॉ की तो इंफॉर्मेशन आप निकलवा नहीं सकते हो, तो एग्जेम्पशंस भी है। इंफॉर्मेशन कमीशन एंड पीआईओ की बात करते हैं, देखो ये क्या है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन एट सेंट्रल लेवल। तो वो कमीशन क्या है आपकी, इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसको बोल सकते हो। पब्लिक अथॉरिटी इसके अंदर रहती हैं जो, उनको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाना लोगों तक, ठीक है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो आरटीआई कहाँ कहाँ लग सकती है, प्राइवेट बॉडी जो है इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। कौन सा केस था, सर्बजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी का केस था, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ पूछा जा सकता है। इस केस के अंदर जो है प्राइवेट बॉडी जो है बैन कर दी गई आरटीआई के अंदर। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, पहले तो आती थी आरटीआई के अंदर, लेकिन 2013 के बाद जो है इस राइट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। करंटली ये आरटीआई के अंदर नहीं आती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 13 नवंबर 2019 की अगर बात करें, डिसीजन आया था दिल्ली हाई कोर्ट का कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आरटीआई के अंदर लेकर आओ, ठीक है। आरटीआई आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर लगा सकते हो और आपको वो इंफॉर्मेशन दे सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, की पॉइंट की डिफरेंस देख लो, या फिर अगर मैं तरीका बताऊं कि आरटीआई के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुए थे, 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुए थे, ये बना 2005 में था, 19 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे। जैसे टर्म था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, जो टर्म था वो पहले 5 साल हुआ करता था, लेकिन इसके बाद जो है टर्म जो है अब डिफाइड करा जाता है सेंट्रल या फिर स्टेट सरकार के द्वारा, ठीक है, रिस्पेक्टिव सरकार के द्वारा जो है बताया जाता है। इनकी पहले सैलरी जो थी वो इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो है चीफ सेक्रेटरी के बराबर हुआ करती थी, लेकिन अब सैलरी और अलाउंस भी इनकी कौन डिफाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो मार्क कर रही हूँ। साथ ही डिडक्शन ऑफ सैलरी की बात करें, अगर ऑफिशियल्स को रिसीव हो रही है पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब मिल रहा है, तो रिड्यूस बाय एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू दी पेंशन, यानी कि अगर मान लो उनके द्वारा कोई पेनल्टी है तो वो पेनल्टी इनकी पेंशन में से, सैलरी में से कटेगी, ठीक है। लेकिन बाद में ये फंक्शंस जो है रिमूव कर दिए गए, ये चीजें रिमूव कर दी गई। तो ये था आरटीआई, जिसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। इन डेप्थ में कोई पढ़ना चाहता है, बिल्कुल आरटीआई इन इंडिया करके खोलो स्टडी मटेरियल, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, बिल्कुल कोई मना ही नहीं है। इंफॉर्मेशन आपको भी होनी चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार आपके पास भी है। दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के ऊपर एक बार नजर डाल लेते कि क्या प्रॉब्लम्स है इन आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर अगर देखा जाए तो। देखो, डीप वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी डू नॉट अलाउ टू रेंडर द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही इतनी ज्यादा गहरी है हमारे देश में कि अलाउ ही नहीं करती कि इंफॉर्मेशन पास ऑन हो, ठीक है। इसी के साथ ये चैलेंजेस हैं, ड्यू टू हैप्पजार्ड मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स कितने कितने पुराने रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन कर जाएंगे। आज भी ऐसा है कि हर जगह कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। ये चीज भी मैटर करती है आजकल। तो और ये बात भी है कि सभी को कंप्यूटर में रिकॉर्ड सेव करना आता है कि नहीं आता है, ये वाली बात भी है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग, भाई ट्रेनिंग जो है लोगों के पास नहीं है, मैन पावर नहीं है लोगों के पास, ठीक है, एम्प्लॉयज नहीं है जो सारी चीजों को जो है रिकॉर्ड को सेव कर सके। साथ ही सेपरेट डिपार्टमेंट होने के कारण जो है इंफॉर्मेशन अब जो है ज्यादा बर्डन तरीके से लगती है। मान लो डिपार्टमेंट डिवाइड हो गए हैं तो अब और ज्यादा लोगों के पास जाना, कि किसके पास जाना है समझ नहीं आता, इंफॉर्मेशन जिस डिपार्टमेंट की चाहिए होती है उसके पास ना जाके किसी और के पास मिलती है, तो ये भी जो है प्रॉब्लम है।
ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नीड्स टू डेवलप, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच डेवलप होनी चाहिए बोथ गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में भी, कि जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको जवाबदेही समझकर जो है सर्विस की डिलीवरी करी जाए, ना कि ये कि भाई मिसयूज हो रहा है। चाहे वो सिटीजन ही है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसका मिसयूज मत करो। मेजर इनिशिएटिव की बाय नीति आयोग, बहुत बेसब्री से इंतजार था मुझे भी इस क्लास का, क्योंकि कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लेकर आई हूँ स्पेसिफिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछे गए हैं। लास्ट PYQs मैंने रेफर करे हैं जहां पर एक दो कुछ इनिशिएटिव्स पूछे गए हैं, एक दो पूछ लिए गए तो जाहिर सी बात है और भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशिएटिव्स, नीति आयोग की क्या पहल है, नीति आयोग की जितनी भी पहल है जी मैं वो लेकर आई हूँ यहाँ पर। नीति आयोग की क्या पहल है, ये कैसे सवाल हुआ। नीति आयोग के जो भी इनिशिएटिव्स हैं बिल्कुल वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कंसोलिडेटेड वे में, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड सेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जनरल नॉलेज वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है भाई नीति आयोग ने क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पेपर 1 में, क्योंकि नीति आयोग आपको आता है, ठीक है। पेपर 1 में नीति आयोग पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए नीति आयोग के मेजर इनिशिएटिव्स मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, मेजर इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। देखिए नीति आयोग स्टैब्लिश कब हुआ था, एटलीस्ट ये डेट तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से फटाफट। नीति आयोग की स्टैब्लिशिंग डेट क्या थी, इस पर बात करते हैं, फटाफट बता दो, ये क्वेश्चन मैंने आप ही के लिए छोड़ा हुआ है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बता दीजिए, कौन से साल में जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपने ही तो लगाया है इवेंट, अरे सर नजमुल जी बिल्कुल इवेंट लगाया, पढ़ तो लीजिए। हाँ सनी जी बिल्कुल पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, और आगे भी आ जाएगा, है ना, आगे भी आ जाएगा, पिछले साल आया था तो चलिए फटाफट से, किसी को नहीं पता नीति आयोग कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ था, वेरी गुड तनु, वेरी गुड, वेरी गुड सनी जी, वेरी गुड। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। बहुत बार पेपर 1 में पूछा गया है ये सवाल, और बहुत बार हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 में ये सवाल पूछा है। देखो सेशन ना बहुत मजेदार होने वाला है, तो प्लीज पहले लाइक कर दीजिए, और बिल्कुल जो क्वेरीज रहेंगी जाते हुए कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ठीक है। मेजर चीज बात करते हैं, देखिए नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो बिल्कुल भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम फटाफट से कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही गवर्निंग काउंसिल जो होती है नीति आयोग की, वो किन मेंबर्स की होती है, जिसके अंदर CMs होते हैं सभी स्टेट के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जितनी भी यूनिट टेरिटरीज होती है उनके, ठीक है। रीजनल काउंसिल्स जो होते हैं बिल्कुल फॉर्म्ड किए जाते हैं ऑन द नीड बेसिस, यानी कि जरूरत है तो रीजनल काउंसिल्स को भी बनाया जाता है, और कंप्राइज होती है रीजनल काउंसिल्स किसके द्वारा बनी हुई होती है, CMs के द्वारा और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के द्वारा बनी हुई होती है। मेंबर्स फुल टाइम बेसिस होते हैं इसके अंदर, और पार्ट टाइम मेंबर्स भी जो होते हैं वो मैक्स टू मैक्स 2 मेंबर्स होते हैं, और रोटेशनल मतलब कि चेंजिंग मोड में होते हैं, ठीक है। साथ ही एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम 4 मेंबर होते हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से होते हैं, और वो मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं बाय PM। PDFs की टेंशन मत लेना, आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही स्पेशल इन्विटीज जो होती है, जैसे कि एक्सपर्ट्स इन्विटीज, जैसे कि मान लो अगर एजुकेशन के ऊपर कोई पॉलिसी बनानी है तो एजुकेशन सेक्टर से जो है लोग स्पेशल एक्सपर्टीज के तौर पे जो है बिल्कुल नीति आयोग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर इसरो के रिगार्डिंग कोई चीज बनानी है, या फिर साइंटिस्ट एसोसिएशन के रिगार्डिंग कोई चीज बनानी है, तो इसरो के चेयरमैन भी उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। और CEO, कोई मुझे बता सकता है CEO नीति आयोग का कौन है, करंट CEO? कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा मुझे कि करंट CEO कौन है नीति आयोग का। साथ ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं CEO को, और उनका जो रैंक होता है वो सेक्रेटरी रैंक के होते हैं CEO। साथ ही सेक्रेटेरिएट उनके अंदर भी होता है जरूरत के अनुसार, ठीक है। तो ये एक आपकी कॉम्पोजिशन थी। पहले देखो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है, तो ये कॉम्पोजिशन थी आपकी। और जिन लोगों को नीति आयोग का CEO नहीं पता, अमिताभ कांत चेंज हो चुके हैं, अमिताभ कांत चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी नॉलेज को अपडेट कर लीजिएगा टाइम से। अमिताभ कांत जो है बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और अब आगे बात करते हैं नीति आयोग द्वारा पहल की, ठीक है। तो देखिए ई अमृत 2021 में जो है नीति आयोग का
जो है इन्होंने बिल्कुल एक अपना इनिशिएटिव शुरू करा था, जो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। इसके अंदर क्या है, बिल्कुल ये पोर्टल जो है, ये इनिशिएटिव जो है नीति आयोग ने किस लिए लॉन्च किया था, ताकि जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम एसोसिएट को आप यूके गवर्नमेंट का देख रहे हो ना, ये कोलैबोरेशन यानी एक मिलकर एक इंटीग्रेशन के साथ यूके और इंडिया का जॉइंट प्रोग्राम था, ताकि 2030 तक जो है 2030 तक है जो कंट्री है वो ज्यादा से ज्यादा स्विच कर सके आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ई अमृत जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है ई अमृत का एम ये है कि अवेयरनेस जगाना लोगों के अंदर कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बिल्कुल अपने आप को मतलब स्विच कर सके इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में, और साथ ही इन्वायरमेंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट की तरफ सेंसिटाइज हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए कार्बन एमिशन जो है बिल्कुल आजकल ये चीज जो है बिल्कुल एक रिस्की चीज है, कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल इसी चीज के लिए सबका टारगेट यही है कि एसडीजी गोल्स जो है अचीव हो जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ई इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल जो है प्रचार प्रसार के लिए यूके की गवर्नमेंट के साथ जॉइंट, याद रखना बाय चांस यूएस से लिखा आ गया पेपर 1 में या पेपर 2 में, तो जॉइंट ये किसके साथ है, ब्रिटेन यानी कि यूके की सरकार के साथ एक जॉइंट इनिशिएटिव है ये नीति आयोग का। ठीक है, साथ ही अमृत का मतलब क्या है, ए से स्टैंड होता है एक्सिलरेटेड, ई से आपका एम से होता है मोबिलेटेड, ई से ई मतलब ई से तो इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, और साथ ही आर से आपका मतलब होता है रेवोल्यूशन, आई से होता है इंडियाज, और टी से आपका होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये आपकी अमृत की फुल फॉर्म दी गई है नीति आयोग के द्वारा। सेकेंड इनिशिएटिव आपका है स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। जाहिर सी बात है 75 साल का अमृत महोत्सव हम मना रहे थे और मना रहे हैं इनफैक्ट, और साथ ही स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया जो है 7 ये जो इनिशिएटिव था ये नीति आयोग द्वारा करा गया है दिसंबर 2018 में, यानी 2018 में इसकी शुरुआत हुई है। हिंदी में भी मटेरियल है, हिंदी में पढ़ने के लिए टेंशन मत लेना, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, फिलहाल समझने की कोशिश करिएगा। ये एक जो है नेशनल स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताई गई थी, जो आपकी स्ट्रैटेजी किसके द्वारा निकाली गई है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के अरुण जेटली थे, उन्होंने को लॉन्च किया था इस स्ट्रैटेजी को। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर बेसिकली ये था कि जो पॉलिसी रिगार्डिंग इन्वायरमेंट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टर, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कैसे गोल्स, या फिर अगर मैं बात बोलूं कि कंप्लीट गोल जो कि एक नए इंडिया का निर्माण कर सके, एक इंडिया को अलग तरीके से 2030 के इनोवेटिव सेक्शन जो है ना, इनोवेटिव आपका SDG 9 है, तो बिल्कुल उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सके। तो न्यू इंडिया 2022 तक एक टारगेट सेट था जो कि इंडिया को आगे बढ़ाना था USD 5 ट्रिलियन इकोनॉमी द्वारा उसको आगे बढ़ाना था। और साथ ही ये बेसिकली क्या चीज थी कि जो इन्वेस्टर्स है इंडिया के अंदर, जो इन्वेस्टर है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक टारगेट था कि उनको कंट्रीब्यूट करना है इंडिया की करेंसी को, इंडिया को एक नई दिशा देने के लिए आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में। ठीक है, तो ये एक टारगेट था इस इनिशिएटिव का। आगे बात करते हैं आपका WEP PYQ में पूछा गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2022 में, नहीं 2023 में पूछा गया आपके फरवरी वाले में, है ना, याद है किसी को? तो WEP आया था ना, तो बिल्कुल नीति आयोग का इनिशिएटिव है। और देखो मैं आपसे बात करती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, मैंने आपको रिसर्च प्रपोजल वाले में भी जो लोग मेरे सेशन देखते हैं उनसे भी बात करी थी। एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन के अंदर, यानी कि वुमेन की जो है बिल्कुल एक तरीके से स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे वुमेन आगे बढ़े प्रौद्योगिकीकरण के अंदर, तो बिल्कुल उसके बड़ी बातें हो रही हैं आजकल, बड़ी चर्चा में है। तो वुमेन्स के लिए ये एक पोर्टल है जो नीति आयोग ने निर्माण किया है, ताकि डिफरेंट पार्ट्स इंडिया के अंदर, जितने भी अलग अलग पार्ट है, जितने भी अलग अलग एरियाज है इंडिया के अंदर, वहां से वुमेन जो है बिल्कुल उठकर आए और एंटरप्रेन्योर यानी कि प्रौद्योगिकी, या फिर अगर मैं बात बोलूं कि अपने आप को कैसे आगे लेकर आना है, एंटरप्रेन्योर समिट में ये आइडिया था, ये बिल्कुल अमिताभ कांत जो उस टाइम के CEO थे उन्होंने बिल्कुल बताया था। तो उनका यही टारगेट था
कि कैसे वुमेन्स जो है आगे आकर रिप्रेजेंट करें। तो ये एक नीति आयोग की तरफ से पहल थी जो 2017 में सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर जिससे रखी थी, तो वो बिल्कुल अमिताभ कांत ने रखी थी, ठीक है, 2017 के समय में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट WEP बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है जो पहल थी जो वुमेन के लिए करी गई थी नीति आयोग द्वारा। अगली बात करते हैं मेथनॉल इकोनॉमी की। देखो मेथनॉल एक जो है लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्लू है, यानी कि कार्बन कम निकलता है इस मेथनॉल से। मेथनॉल जो एक फ्यूल है ना, इससे कार्बन कम निकलता है। ये CO2 प्रोड्यूस जो करती है ये कम करती है, ठीक है। और ये बनी किसके द्वारा गई है? ये एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जो एग्रीकल्चर के द्वारा जो भी एग्रीकल्चर का बचा हुआ जो कहते हैं ना कुछ वेस्ट मटेरियल है जो बच जाता है उसके द्वारा ये बनती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स और नेचुरल गैस का कॉम्बिनेशन है। और ये स्लाइटली लो एनर्जी कंटेंट जैसे कि जो रेजिड्यू जो पेट्रोल और आपके डीजल देते हैं ना, और जो हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को, उससे जो है कम हार्म करती है मेथनॉल। तो बिल्कुल मेथनॉल का यूज जो है रिप्लेस करके आ जाना चाहिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इसकी जरूर बात करें, देखिए डायग्राम के थ्रू भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लांटेशन दिख रहा होगा। तो बिल्कुल लो कार्बन एमिनेशन की बात करती है ये मेथनॉल इकोनॉमी। अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये रिप्लेसमेंट है किसका? पेट्रोल और डीजल का, ठीक है। तो बिल्कुल इसके रिप्लेसमेंट की बात करिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए कह रही थी मैं ये सेशन ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाएगा। स्पेसिफिकली ऐसे सवाल पेपर 1 में आते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो ऐसे सवालों की भरमार रहती है, ये बात आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अपने नोट्स जरूर उस हिसाब से अपडेट रखना और टेंशन मत लेना, PDF मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, PDF मिल जाएगी। अगली बात करते हैं प्रोजेक्ट ई प्रोजेक्ट की, जो कि 7 है, जिसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। बेसिकली ये 2 मेन सेक्टर की बात करता है, एजुकेशन और हेल्थ की, जो कि रोल मॉडल है कहां पर? 3 स्टेट। देखिए 3 स्टेट यहां पर भी दिखाए गए होंगे आपको, जो जिसमें आपका आ गया मध्य प्रदेश आ जाता है, झारखंड आ जाता है और साथ ही उड़ीसा आ जाता है। ये एक पहल जो है बिल्कुल नीति आयोग द्वारा करी गई है 7 ई प्रोजेक्ट नाम से, जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये आपसे पूछी जा सकती है। इसमें बेसिकली क्या है, साथ ही जो बोला गया है वो इन्हीं को बोला गया है, एजुकेशनल सिस्टम को बोला गया है, और साथ ही हेल्थ जो है बिल्कुल उसके जो है मेजर गोल है इस स्कीम के। और ये 2017 में ये इनिशिएटिव लिया गया था। और ये इनिशिएटिव किसकी बात करता है? एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की बात करता है, और साथ ही ये बिल्कुल हेल्थ इनिशिएटिव्स की बात करता है, और एजुकेशन को बिल्कुल इसका एक कहते हैं ना रोल चेंज करने की बात करता है, एक रोल मॉडल एजुकेशन की बात करता है, दोनों ही सेक्टर में, एलिमेंट्री सेक्टर में भी और सेकेंडरी सेक्टर में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एजुकेशन सेक्टर, यानी कि हम जैसे लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना, ठीक है। तो बिल्कुल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इसकी एम, यानी कि अटल इनोवेशन। आपका ये अटल इनोवेशन मिशन आया था 2016 में, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है ये। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मिशन, मैं पहले ही बता रही हूँ, पढ़ाने से पहले बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें आई थी। जैसे कि आपके अटल इनोवेशन जो मिशन है ये बिल्कुल नीति आयोग ने शुरू किया था। प्रमोशन किसका कर रहे थे इसके अंदर? ये एकेडमिक्स का प्रमोशन किया इन्होंने, एंटरप्रेन्योर्स का प्रमोशन करा है, रिसर्चर का प्रमोशन किया है, ताकि इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपीरियंस को प्रमोट करने के लिए कल्चर इनोवेशन में काम आ सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया में बेसिकली मेजरली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एरियाज में काम आ सके। तो देखिए हमारे लिए ये एम मिशन जो है बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एकेडमिक्स भी यूजीसी नेट वालों में आता है, रिसर्च भी यूजीसी नेट वालों में आता है, ठीक है। तो बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हम जैसे लोगों के लिए अटल इनोवेशन मिशन। और साथ ही ये मिशन जो है ना 2 फेजेस में निकाला गया, यानी कि फेज 1 और सेकंड एडिशन भी निकाला गया इसका, जिसको क्या नाम दिया गया है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ANIC 2.0। ये एक निकाला गया है, इसको शुरुआत किया गया है 28 अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत करी गई है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो एम यानी अटल इनोवेशन मिशन के अंदर है, जो नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया। और याद रखिए इसका जो एम है ना बेसिकली वो यही है कि कैसे जो है
एक सपोर्ट सिस्टम जनरेट हो सके टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन में, या जो चैलेंजेस है, जो नए नए चैलेंजेस हैं, सोसाइटल चेंजेस है जो बिल्कुल इंडिया में देखे जा रहे हैं, बिल्कुल उसकी तरफ कैसे इंडिया बढ़ सके। और साथ ही ये जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज मिशन है जो ये बिल्कुल एम करता है कमर्शलाइजेशन वैली ऑफ डेथ, जिसका मतलब है इनोवेशन को बढ़ावा देना। जो भी रिस्क है इनोवेशन के अंदर, जैसे कि रिसोर्सेज को एक्सेस करना, रिसोर्सेज को टेस्ट करना, मार्केट क्रिएशन करना, जो भी है बिल्कुल उसके अंदर कैसे नीति आयोग के साथ सपोर्ट मिलकर जो है नई इनोवेशन आ सकती है भारत में। और इसके अंदर 7 सेक्टर आ जाते हैं। ये 7 सेक्टर है, कहाँ कहाँ ये लोग इनोवेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रिसर्चेस की बात कर रहे हैं अटल इनोवेशन मिशन के अंदर। इसमें आगे आपकी ई मोबिलिटी, इसमें आगे आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भी मिले हुए हैं। साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी एक आपका तीसरा सेक्टर आ गया, स्पेस टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन, जिसमें मेजरली आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो आपका सम्मिलित है। साथ ही चौथा सेक्टर जो है इनका सैनिटेशन टेक्नोलॉजी। देखिए आफ्टर कोविड जो है सैनिटेशन है, हेल्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है भारत के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर सैनिटेशन एंड टेक्नोलॉजी जो पार्टनरशिप इसके अंदर कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके अंदर पार्टनरशिप कर रहा है। साथ ही सेक्टर जो है मेडिकल डिवाइसेस है, इसके अंदर इक्विपमेंट की बात हो रही है। 5वां सेक्टर जो है, छठा सेक्टर जो है बिल्कुल वेस्ट मैनेजमेंट का है। 7वां सेक्टर जो है एग्रीकल्चर का है, बिल्कुल जो है बेसिक रूट यानी कि किसान एग्रीकल्चर को कैसे छोड़ सकते हैं नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग का टारगेट क्या होता है, नीति आयोग का टारगेट यही होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो टारगेट है वही तो है नीति आयोग का टारगेट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। तो इस कॉपरेशन की बात करते हुए नीति आयोग जो है बिल्कुल सभी सेक्टर को इंटीग्रेट करते हुए ये सारा जो कैंपेन है, जो प्रोग्राम है, इसको चला रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम, बिल्कुल। और आगे बात करते हैं एसडीजी इंडेक्स, कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं, जाहिर सी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दोनों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत जरूरी है। 2030 इसकी जो है बिल्कुल अचीविंग ईयर की बात कर रहे हैं, और अभी जो है बिल्कुल बढ़ चढ़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें तो भारत ने स्टेट वाइज इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, देखो रैंकिंग सिस्टम यानी कि रैंक के आधार पे कंपटीशन जो है बिल्कुल लेकर आ गए हैं, रैंक के आधार पर। क्योंकि देखो इसके अंदर ना क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कंपटीशन फेडरलिज्म भी प्रमोट हो रहा है। जब स्टेट्स जो है आपस में अपने स्टेट्स को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा, 2 चीज होंगी। क्या चीज होंगी, सबसे पहले तो अपने स्टेट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे वो, किसके संदर्भ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करने के संदर्भ में। और इससे क्या चीज होगी, अच्छी तो बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इंडिया में भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जब जो चीज स्टेट में लागू होगी वही चीज तो हमारे पूरे नेशन में लागू होगी, समझ रहे हो बात को। तो इसी के तरीके से 2018 में बिल्कुल इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की इंडेक्स की बात हुई थी, जिसके अंदर क्या किया गया था, मॉनिटर करने की कोशिश करी थी कि अलग अलग स्टेट जो है कैसे काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। तो बिल्कुल जैसे मैं आपको बताया था ना, ट्विन मैंडेट, जैसे मैं बोल रही थी कि स्टेट के साथ साथ नेशन का बढ़ावा, तो बिल्कुल वही एक चीज थी, वही चीज थी। इसके अंदर क्या था, प्रमोट कर, ये क्वेश्चन आया था अभी 2023 के फरवरी के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल इसी की बात करी गई थी 2023 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप भूल रहे हो तो क्वेश्चन देखना, समझ में आ जाएगा। इसी की बात करी गई थी कि जहां पर जब रैंक सिस्टम आ गया था तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात यहां पर हो गई थी, जहां पर रैंक आने लग गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। और ये बिल्कुल टारगेट यही था कि 2030 का जो एजेंडा है वो कैसे फुलफिल करें। तो बिल्कुल उसी की तरफ, उसी के संदर्भ में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 में भारत के अंदर। साथ ही मेजर चीज अगर रैंक की बात करें तो देखो टॉप 12 हाल फिलहाल में, ये लास्ट जो है 2021 की रेटिंग्स है और जो लास्ट है रैंकिंग्स है, अभी तक ये इसके बाद नहीं आई है। 2021 की लास्ट रैंकिंग है, इसमें सबसे टॉप पर हमारा केरला है, सेकंड नंबर पर बिल्कुल हिमाचल प्रदेश है, थर्ड पर आपके आंध्र प्रदेश है, फोर्थ पर तमिलनाडु है। देखिए मैं पूरा का पूरा चार्ट लेकर आई हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही टॉप 5 और बॉटम 5 भी याद रखें। बॉटम 5 स्टेट्स जो हैं आपके बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और यूपी, असम, बिल्कुल ये जो है आपके बॉटम 5 हैं। और साथ ही टॉप 5 यूनियन टेरिटरीज में आपकी सबसे नीचे जो रैंक है, जिसकी बिल्कुल दिल्ली और आपकी ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और दमन एंड दीव सबसे नीचे वाली रैंक पर है। सबसे टॉप जो है बिल्कुल चंडीगढ़ है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर। एआरसी की 15 रिपोर्ट्स के जो सेशन है
मतलब जो बेसिकली आज मैं सेशन लेने वाली हूँ आपका, वो मेजर रिपोर्ट्स पर फोकस करेंगे। मेजर रिपोर्ट्स जो है उनकी, और कुछ कुछ मेजर रिकमेंडेशन पर फोकस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिपोर्ट की हर एक रिकमेंडेशन हो यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ही यही वेबसाइट का लिंक आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि ओरिजिनल वेबसाइट यहाँ जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ से हमारा जो ऑथेंटिक मटेरियल है बिल्कुल वो मिलता है। तो अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि एआरसी से क्वेश्चन आपके 2018 से पहले डेप्थ में आते थे, अब उतना एआरसी पर जोर नहीं है, बट फिर भी एक जस्ट बिकॉज दैट ड्यू कॉज मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आई हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहली रिपोर्ट आपकी एआरसी की, सेकंड एआरसी की पहली रिपोर्ट जो है आपकी, ठीक है। इससे पहले आपको कुछ चीजें बता दूं मैं, इससे पहले आपको कुछ चीजें बता लूं कि सेकंड एआरसी जो है आपकी, यहीं पर ही बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, जो आपकी सेकंड एआरसी है वो आपकी 2005 में आई है, ठीक है, 2005 में आई है। इसके पहले चेयरमैन कुछ टाइम तक थे के हनुमंथैया। लेकिन मेजरली अगर इनके चेयरमैन की बात करें तो बिल्कुल वीरप्पा मोली, वीरप्पा मोली ये इनके चेयरमैन हैं, और बेसिकली यही इनके चेयरमैन काउंट होते हैं, ठीक है। वीरप्पा मोली इनके चेयरमैन है सेकंड एआरसी के, ठीक है। अब शुरू करते हैं पहली रिपोर्ट। फर्स्ट रिपोर्ट है आपकी जो है एआरसी, फर्स्ट रिपोर्ट है आपकी एआरसी की, कौन सी? आरटीआई, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन अ मास्टर्स की टू गुड गवर्नेंस, इसको भी याद रखेंगे, टाइटल जिस जिसके साथ है उनको याद रखना है, ठीक है। आरटीआई की जो रिपोर्ट है आपकी, उसने रिकमेंड किया है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का, और रिपील्ड करके इसको उसने आरटीआई का एक्ट भी जो है आपके लिए मतलब ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए आरटीआई का एक्ट जो है वो बिल्कुल लेकर आए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसके साथ इनकॉर्पोरेट किया गया है। साथ ही टोटल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इसकी बात करिए आपके राइट टू इंफॉर्मेशन में। आरटीआई का जो एक्ट है वो सेटअप करता है रेपोजिटरी एक्सपर्टीज, ताकि जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाए। इसी के साथ हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि आईसी जो है नॉन सिविल सर्विस से बैकग्राउंड से होने चाहिए, इस बात की भी बात करी गई है। जो और इम्पोर्टेंट बात की जितनी भी आपकी मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन रहेंगी आरटीआई के अंतर्गत, वो सभी पब्लिक अथॉरिटीज उसके अंदर आएगी। साथ ही एक क्लियर गाइडलाइंस मिलेगी आपको आरटीआई के अंतर्गत, किसके लिए? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके एक्ट के अंदर आएंगी, और ऑल्सो जितनी भी रिड्रेसल सिटीजन रिड्रेसल ग्रेवियांसेस है वो भी इस एक्ट के अंदर कवर हो जाएंगे। बेसिकली ये एक रोड मैप है एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि आरटीआई एक्ट के थ्रू है। तभी होलिस्टिकली इस रिपोर्ट में आरटीआई के बारे में बात करी गई, क्योंकि 2005 में ही आपका आरटीआई रिपोर्ट भी आया था, ठीक है। और बिल्कुल इसी रिपोर्ट के अंदर जो आपकी फर्स्ट रिपोर्ट है वो होलिस्टिकली डेडिकेटेड है आपके आरटीआई को लेकर, ठीक है। पैरा 118 में बिल्कुल मैन्युअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर शुड बी डिलीटेड टोटली वायलेटिव ऑफ आरटीआई, इसकी बात भी करी गई है। साथ ही कोई रूल बुक भी है जो करंटली डीम्स करती है फाइल नोटिंग्स जिसके अंदर होती है, जो कि कॉन्फिडेंशियल रहती है, सीक्रेटिव रहती है। इसी के साथ हर एक गवर्नमेंट को अवेलेबल करना चाहिए पब्लिक और एनी ऑर्गेनाइजेशन फुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज हो सके अंडर आरटीआई एक्ट। तो बिल्कुल ये सभी चीजें आरटीआई एक्ट के अंदर कंप्लीटली आती है। साथ ही कुछ सेक्शन जो है बिल्कुल आरटीआई के अंदर आते हैं, जैसे एक सेक्शन 8 जो है आपका नाउ स्टैंडिंग एनीथिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, जो कि आपको किसकी बात करता है? एग्जेम्पशंस परमिसेबल करता है कुछ कुछ चीजों में, जैसे पब्लिक अथॉरिटी में अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज डिस्क्लोजर आउटवेट्स द हार्म ऑफ प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। मतलब अगर इसको हार्म ना हो तो बिल्कुल वो आरटीआई की इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करी जा सकती है। साथ ही एक्ट शेल हैव नाउ स्टैंडिंग विद एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन द ऑफिशियल एक्ट, कुछ ऐसी इनकंसिस्टेंस नहीं होनी चाहिए जो इन ऑफिशियल एक्ट के ऑफिशियल एक्ट से बाहर हो। साथ ही सीक्रेट्स भी मेंटेन हो सकते हैं इसके अंदर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सब्सिक्वेंटली इनैक्ट हुआ था 1980 के अंतर्गत, ये एसेंशियली रिप्लेस किया गया है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए थे, वो बिल्कुल आपके आरटीआई के आपको ध्यान में रहने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आ गए तो बिल्कुल आपको पता रहना चाहिए कि ये सेक्शन आपका रिपोर्ट नंबर 1 आरटीआई
वाली रिपोर्ट के अंदर है। आगे बात करते हैं अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल की। अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल आपकी सेकंड रिपोर्ट है। अगेन एक बात ये बता दूं मैं आपको, टाइटल इनटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस अ केस स्टडी, ये आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। ये आपकी सेकंड रिपोर्ट है, प्लीज इनको याद रख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं और क्रोनोलॉजिकली लगाने को आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद करने एक एक चीज। तीसरी आपकी रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट की फ्रॉम डिस्पेयर टू होप, ठीक है। ये आपकी तीसरी रिपोर्ट है सेकंड एआरसी की, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर आपको एक बात बता दूं मैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंदर स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। इसी के अंतर्गत, इसी के पूरे कोर वैल्यू की अगर बात करूं तो वो आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रॉम डिस्पेयर टू होप में पूरे के पूरे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये आपका जो है इस रिपोर्ट का ये कोर है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं एथिक्स इन गवर्नेंस की। ये आपकी रिपोर्ट 4 है, ये आपकी रिपोर्ट 4 है एथिक्स इन गवर्नेंस। एथिक इन गवर्नेंस बिल्कुल आपकी जो कमीशन द कमीशन हैज कॉल्ड फॉर प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ऑम्बड्समैन, राष्ट्रीय लोकायुक्ता की इसमें बात करी गई थी। देखिए यहाँ पर बात होनी शुरू हो गई थी, इनफैक्ट काफी टाइम से बात हो रही थी, जबकि 2011 में आकर आपका लोकायुक्ता लोकपाल एक्टिव हुआ था। खैर एनीवेज इन सभी चीजों की बात हुई थी, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपी, ये सारे इसके अंदर कवर होने चाहिए, बट पीएमओ नहीं होना चाहिए। बट लेकिन यह है कि आरटीआई के अंदर आपका पीएमओ भी कवर है, ठीक है। इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स भी इसके अंदर कवर होते हैं। साथ ही पार्शियल स्टेट फंडिंग इलेक्शंस, टाइटनिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, इन सब की बिल्कुल यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। तो जरूरी है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की एथिक्स इन गवर्नेंस में बात हो रही है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात आपकी एथिक्स इन गवर्नेंस में करी हुई है। मेजरली ये इसका कोर था एथिक्स इन गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। तभी देखो रिकमेंडेशन द अबॉलिश ऑफ स्कीम्स अंडर पीएम्स एंड एमएलएज, इसकी बात हो रही है। प्रपोज्ड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल काउंसिल दैट विल डिसाइड टू प्रमोट अपॉइंट द जजेस बाय द कोलिजियम consisting representative from executive, legislature and judiciary. Suggests collegium headed by PM and comprising of Lok Sabha Speaker, the opposition leader, among the others appointment of CEC and CECs, ठीक है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ऑल्सो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, आपको ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल रिपोर्ट जो है मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोग और किसी को डीप में जाना हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकेंड एआरसी की फिफ्थ रिपोर्ट की पब्लिक ऑर्डर। ये आपकी बिल्कुल फिफ्थ रिपोर्ट है पब्लिक ऑर्डर। इसके अंदर बात हो रही है किसकी, कंट्रोवर्शियल जो आपका आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्सपा के रिगार्डिंग जो है बिल्कुल बात हो रही है, ठीक है। 1958 में स्क्रैप आउट करने की बात हो रही है, रिमूव करने की बात हो रही है इसकी। ये आपका तब से लागू हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन एंड एलिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनके ऊपर बिल्कुल ये सारे जो आफ्सपा आपका है उसको हटाने के लिए ये एक्ट जो है, आपकी रिपोर्ट जो है, इसने पूरा का पूरा आपका सार बताया है। इसी के साथ इट फेवर्स अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस एम्बेडेड इन द इंक्लूसिव अप्रोच टू गवर्नेंस, इसकी बात करी है। कॉन्ट्रोवर्शियल इशू जो कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन स्टेट्स, इसकी बात भी करी है। कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड द इनैक्टमेंट ऑफ एम्पावर यूनियन गवर्नमेंट टू डिप्लॉय फोर्सेज एंड टू इवन गिव देम डायरेक्शन इन केस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यही पूरा चीज है कि मान लीजिए कोई फोर्सेस जो है किसी स्टेट में अगर डिप्लॉय हो जाती है किसी कारणवश, तो वो अपनी मनमानी चलाने लग जाती है, जिसकी वजह से स्टेट का डेकोरम आहत हो जाता है, ठीक है। और सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट करे गए होते हैं, ये सारे डिप्लॉय करे होते हैं, इसलिए स्टेट कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो बिल्कुल इसलिए रिपोर्ट आई थी। फेवर की बात हुई थी यहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम पुलिस फंक्शंस, इसके सेपरेशन की बात हुई थी कि पहले क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जैसे अब जो आपकी कौन सीबीआई है वो आपके इन्वेस्टिगेशंस करती, उस टाइम पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी, लेकिन अब जो है आपकी सीबीआई, सीवीसी, ये सब आपके इन्वेस्टिगेशन होल्ड कर लेती हैं। टेन्योर ऑफ चीफ ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर पुलिस एज वेल एज चीफ ऑफ द क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
एटलीस्ट 3 years की यहाँ पर बात हुई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन सेक्शन सोसाइटी इन द पुलिस, इनकी बात भी यहाँ पर करी गई है। साथ ही पब्लिक एजेंसीज शुड अडॉप्ट जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द क्राइम एंड क्रिएट अ क्लाइमेट टू कंप्लाइज द लॉज लीडिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इसकी बात भी करी गई है। ठीक है, नो सैंक्शन ऑफ सेंटर और स्टेट शुड बी नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्शन 153, इसकी भी बात इस रिपोर्ट में हुई है। 6th रिपोर्ट आपकी लोकल गवर्नेंस की रिपोर्ट है, एन इंस्पायरिंग जर्नी टू दी इनटू द फ्यूचर। एक एक टाइटल सब लोग याद रखेंगे, इसकी हेडिंग भी सब लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोकल गवर्नेंस की रिकमेंडेशन प्रमोशन ऑफ लोकल डेमोक्रेसी बेसिकली यहाँ पर मेजर एजेंडा था, गोल था। साथ ही रिकमेंड किया था इसमें पार्लियामेंट फ्रेमवर्क ऑफ लोकल और लोकल बॉडीज ऑफ द लाइन ऑफ साउथ अफ्रीकन एक्ट, इनके ऊपर जो है बिल्कुल इसकी बात होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के 3rd टियर को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आधार पे प्रपोज होना चाहिए और रिप्लेस कर देना चाहिए प्रेजेंट सिस्टम जो कि कॉलोनियल लेगेसी पे चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके चेंजेस बताए हैं अर्बन रूरल एरियाज के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है वो उसकी भूमिकाएं बताई है इसके अंदर। साथ ही पार्लियामेंट को प्रोविजन बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के आधार पे, जो कि यहाँ पे कंप्राइज करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स लोकल बॉडीज से, और स्ट्रेंथ करते हैं वॉइस ऑफ द लोकल बॉडीज, क्योंकि अगर लोकल बॉडीज के अगर मेंबर बैठे होंगे तो बिल्कुल लोकल से यानी कि बिल्कुल ग्रास रूट से आवाज उठकर आएगी। साथ ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो डिलिमिटेशन रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकल आपके बॉडीज के अंदर इफेक्टिव बनाया गया। इसी के साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी रोल इफेक्टिव बनाया गया। लोकल बॉडीज के आधार पर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पर दे दी गई। ठीक है, रिकमेंडेशन करी अबॉलिशन ऑफ ऑक्ट्रॉय एंड सजेस्ट किया गवर्नमेंट इवॉल्व मैकेनिज्म को, और ऑल्सो टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली लार्जर सिटी, इन सब की बात भी करी है। DRDA डिसकंटिन्यू की बात भी यहाँ पर हुई है आपकी 2nd ARC में 6th रिपोर्ट में। DRCA की डिसकंटिन्यूएशन की भी बात आपकी 2nd ARC में हुई है। आगे बात कर लेते हैं आपकी जो 7th रिपोर्ट है, बिल्कुल नहीं आपकी 7th रिपोर्ट बेटा ये है। 7th रिपोर्ट आपकी ये बस 2 ही रिपोर्ट आगे पीछे हुई है। 7th रिपोर्ट आपकी है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसको ध्यान में रखेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये आपकी 7th रिपोर्ट है। टाइटल याद रखेंगे फ्रिक्शन टू फ्यूजन, फ्रिक्शन टू फ्यूजन, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये आपकी 7th रिपोर्ट है। ऑल्सो आपकी 8th रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 8th रिपोर्ट है आपकी ये वाली, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म। ये 8th रिपोर्ट है, कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म प्रोटेक्टिंग बाय राइटनेस। प्रोटेक्टिंग बाय राइटनेस, यहाँ पर बिल्कुल बात हो रही है कि कैसे इनैक्टमेंट होना चाहिए कॉम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क का, ताकि जो फेडरल एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट कर सके टेररिस्ट ऑफेंसेस। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे आउटस्कर्ट्स बेसिकली जो हमारे बॉर्डर्स है वहां पर बड़ी टेररिज्म और इन सब की एक्टिविटी होती है, जो कि बहुत ही गंभीर है एक, और बिल्कुल डीलिंग्स करनी चाहिए इनके साथ। तो मल्टी प्रोरोंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज लेकर आने की बात करी गई है इस रिपोर्ट में। सभी के सभी पॉलिटिकल पार्टी, सिक्योरिटी एजेंसी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, इन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है टेररिज्म के जो आपके संदर्भ में जितनी भी बातचीत हो रही है उसके रिगार्डिंग। साथ ही फेवरिंग द सेपरेट कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉ टू डील विद द टेररिज्म। इट सेड दैट रिपील ऑफ POTA आपका एक्ट था टेररिज्म का, इसको रीअपील करके इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। और साथ ही अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट भी जो है आपका लीगल प्रोविजन के अंदर लेकर आ जाना चाहिए। एंटी टेरर लॉ एक जो है स्ट्रांगली आपका लेकर आना चाहिए, जो कि सेफगार्ड करे और मिसयूज ना होने दे उसको। और टू चोक दी फंड्स ऑफ टेररिस्ट, यानी कुछ ऐसी आपकी एजेंसियां, कुछ ऐसी आपके देश होते हैं जो टेररिस्ट के लिए फंडिंग बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी चोक कर दे, यानी कि उसको बिल्कुल बंद कर दे, खात्मा कर दे उसका। इसकी जो है बात कर रही है आपकी 2nd ARC की 8वीं रिपोर्ट। ऑल्सो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ बिल्कुल अगर किसी इन सब को किसी एविडेंस के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, किसी भी अगर आपकी टेररिज्म की एक्टिविटी या कोई भी चीज एनकाउंटर होती है तो। ठीक है, 7th रिपोर्ट के बारे में हमने तो बात चर्चा कर ही ली है। आपकी 9th रिपोर्ट बिल्कुल सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल अ शेयर्ड डेस्टिनी, इसका ये टाइटल बिल्कुल PYQ में पूछा गया है, इसको याद कर लेना। ये आपकी 9th रिपोर्ट है ARC की। ऑल्सो आपकी 10th रिपोर्ट जो है ARC की,
ये क्रोनोलॉजिकली पूछी गई है सभी की सभी। रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्केलिंग न्यू हाइट, यहाँ पर आपकी सिविल सर्वेंट्स की बात हुई है, सिविल सर्विसेज की बात हुई है इन इंडिया में, कैसे उनके रिफॉर्म्स जो हैं करने चाहिए। ठीक है, तो कोर यहाँ का यही है कि सिविल सर्विसेज के बारे में बात हुई है। ऑल्सो प्रमोटिंग ई गवर्नेंस स्मार्ट वे फॉरवर्ड, बिल्कुल ये आपकी 11th रिपोर्ट है, ये आपकी 11th रिपोर्ट है। और यहाँ पर क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर था 2005 के अंदर जब ये रिपोर्ट आई थी, और आपके एक्टिव इंटरनेट जो है आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, तो बिल्कुल प्रमोशन की बात हुई थी कि कैसे ई गवर्नेंस और स्मार्ट वे फॉरवर्ड कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे रीच बढ़ाई जाए, कैसे लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाए। तो बिल्कुल ये आपकी 11th रिपोर्ट की बात थी। आगे बिल्कुल बात करते हैं सिटीजन सेंट्रिक जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है, इसका नाम है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। मेजर फोकस इस रिपोर्ट का 2-3 चीजों पर था। एक तो था आपके सिटीजन चार्टर पर, सिटीजन चार्टर पर बेसिकली आपके सिटीजन रिड्रेस ग्रेवियांस पर, सेवोत्तम मॉडल, सेवोत्तम मॉडल भी आपका इन्हीं रिपोर्ट के सारे आया था। सेवोत्तम मॉडल एक तरीके से रिफॉर्म्स थे किसमें, सिटीजन चार्टर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैं लिखवा रही हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल टाइटल है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपकी थी रिपोर्ट, ये आपकी थी रिपोर्ट 13, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपकी रिपोर्ट 13 थी। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात है, कैसे जो इंटरनली स्ट्रक्चर्स को डील होना चाहिए, कैसे स्ट्रेंथन करें उन स्ट्रक्चर्स को, बिल्कुल इनकी यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, कोर एरिया यही था। बाकी आपकी जो 14th रिपोर्ट है, 14th रिपोर्ट आपकी आई है जो एआरसी के अंदर, वो है आपकी स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल कैसे आप बजटिंग, एलोकेटिंग, डिसबर्समेंट ये सब कुछ स्ट्रेंथन करेंगे। तो बिल्कुल 14th रिपोर्ट आपकी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैं बोलूँ या फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलूँ तो बिल्कुल आपको उससे रिलेटेड थी। ठीक है, एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारी जो आपकी रिपोर्ट आती है आपकी 15th रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस रिपोर्ट में बात हुई है। ठीक है, ये आपकी लास्ट रिपोर्ट थी। 2018 से पहले पहले जितने भी क्वेश्चन आए थे वो इनकी रिकमेंडेशन पर आते थे, और वो भी स्टैटिक नहीं थे। ठीक है, बड़ी डेप्थ की है इनकी रिपोर्ट, आप अगर देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी वास्ट रिपोर्ट है ये। तो यहाँ से मेजरली जो अब फिलहाल एट दिस मोमेंट लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके टाइटल्स, हेडिंग्स और नंबर्स पे, यानी कि रिपोर्ट के नंबर्स पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज उन हिसाब से पढ़िए। मैंने लिंक आपको फर्स्ट पेज पे शेयर कर दिया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से आपको लगता है आप उसको पढ़ सकते हैं। ड्यू टू द पॉसिटिव ऑफ टाइम इस सेशन को मैं इतना ही रखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई होप यू विल डू वेल। अगेन उतना ही पढ़ें जितना कि आपका स्मार्ट वर्क हो। ठीक है, रिवीजन करें, रीड करें, जो ऑलरेडी डन है उसको पक्का करें।